Hi guys, welcome to VN coaching classes. So let's start our chapter number 10 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में क्या पढ़ा? एक कहानी पढ़ी हिस्ट्री की, बट अब हम उसका ये पर्सपेक्टिव देख रहे हैं कि उस टाइम बिज़नेस कैसा होता था, लोग कैसे रहते थे, कैसे उनका जीवन था, कैसे उनका काम था। हम और इधर से उधर, उधर से इधर लोग क्यों आते थे, क्यों जाते थे और इससे क्या हमें सीखने को मिला। अब इस पर्सपेक्टिव से हम इस वाली चीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं। तो व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी, चैप्टर नंबर 9 में हमने कुछ बर्तनों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन, और जो इस टाइप की बर्तन है ना, उनमें क्या है, कटोरियाँ, थालियाँ, ठीक, अनेक जगहों से मिले हैं। इन जगहों पे कैसे पहुँचे होंगे? ऑब्वियसली एक जगह से ख़रीदा, दूसरे जगह पर जाकर बेच दिया, ऐसे इधर से उधर वो पहुँचते होंगे। और दक्षिण भारत किस चीज़ के लिए फेमस था? सोना, मसाले, स्पेशली कौन सी? काले मिर्च। इवन आज भी ये सीन है, केरला के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पे स्पाइस गार्डन काफ़ी सारे मिलते हैं और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। इवन काले मिर्च की तो रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। पॉइंट टू बी नोटेड, काला सोना किसे कहा जाता था रोमन में। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे, ठीक है। समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। साउथ में मिले हैं रोमन साइड के गोल्ड कॉइन्स। वैसे ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा क्या था, बिजनेस था इंडिया का। और ये काले मिर्ची वही है जिसकी वजह से हमारा इंडिया गुलाम रहा अंग्रेज़ों का। और यहाँ बिजनेस के ऊपर एक पॉइंट दी गई है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। व्यापारियों ने कई समुद्र के रास्ते खोज निकाले थे। समुद्री रास्ते क्यों खोजते थे? वो इसलिए क्योंकि ये ना थोड़े कम कॉस्टली होते हैं। एक तो इसमें भाई विंड की डायरेक्शन में जो आपका शिप होता है वो मूव करता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना हम सामान भी इस पर लोड कर सकते हैं। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे, ठीक है। कुछ तो समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर ज्योग्राफी में बहुत रोल दिखाते हैं इसका, अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते हैं, ठीक है। मतलब मानसून में क्या होता है, भाई हवाएं तेज़ चलती है, तभी तो बादल आगे आते हैं, तभी बारिश होती है। इन हवाओं का फ़ायदा उठाते थे वे और अपनी यात्राएं जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। भाई उन्हें अपना खुद का फ्यूल या खुद का ईंधन या खुद की मेहनत नहीं लगानी पड़ती थी। भाई जहाँ चाहे ले जाए हमें हवाई, वो वाला सिस्टम इनका होता था। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। ऑब्वियसली बीच में टूट गए, खुद भी गए और सामान भी गया, ठीक है। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, वो तो हमें सबको ही मालूम है। बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कावेरी का मैदान सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है। मैदानी इलाकों का तथा तटीय इलाकों के सरदार और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई, क्योंकि जहाँ बिजनेस अच्छा होगा वहाँ पे समृद्धि अपने आप ही आ जाती है। और संगम साहित्य की कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल वर्ड है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। और इन तीन मुखियाओं का नाम क्या? चोर, चेर और पांडे है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चोर, चोल, चेर, पांडे को तीन
मुखिया कहा जाता था, उस टाइम इनका वर्चस्व हम कह सकते हैं ज़्यादा था, और संगम साहित्य में इनके लिए मूविंदर वर्ड का यूज़ किया गया है। और जो करीब 2300 साल पहले साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने 2 सत्ता केंद्र थे, ठीक, एक तटीय हिस्सा और दूसरा अंदरूनी हिस्सा। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। देखो 3 हैं और 3 के अपने 2 है, तो कितने सेंटर्स हो गए? 6, ठीक है। और इस तरह के केंद्रों में से तो बहुत 2 इम्पोर्टेंट थे। कौन कौन सा? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बहुत ध्यान से। चोलों का पत्तन पुहार या कावेरीपट्टनम, और दूसरा पंड्यों की राजधानी मदुरई। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी मदुरई के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पर ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रख लेना। चोलों के राज्य में कावेरीपट्टनम या पुहार, या और पांड्यों के लिए उनकी कैपिटल मदुरई। और यहाँ पे टैक्स सिस्टम क्या था कि यहाँ पे रेगुलर टैक्स नहीं होता था, यहाँ पे सिर्फ गिफ्ट मांगा करते थे ये लोग, और कभी कभी सैन्य अभियानों पे भी ये निकल जाते थे, ठीक है। और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल किया करते थे। कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, कुछ भाई अपने रिश्तेदारों को या फिर और लोगों को दे दिया। और अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। क्यों? क्योंकि वे कविताएं लिखते थे, राजा खुश हो जाते थे, पहाड़ पे मतलब चने के झाड़ पे चढ़ जाते थे, तो उन्हें क्या मिल जाता था? कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े। हो गया काम उनका भी। इनके करीब 200 सालों के बाद, हमने ये प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता लगता है। वह और भी अन्य सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण पथ के स्वामी किसे कहा जाता है? सातवाहनों को। दक्षिणापथ के शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यह नाम प्रचलित था। और श्री सातकर्णी ने अपने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी, ठीक। अब रेशम मार्ग के बारे में, जो उस टाइम अपने आप में एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत की कताई होती है, फिर उससे क्या होता है? कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की टेक्निक का सबसे पहले चाइना में करीब 7000 साल पहले क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। इस टेक्निक को उन्होंने हज़ारों साल तक बाकी दुनिया से छिपा कर रखा। बट चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँट पर कुछ लोग दूर दूर जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। और जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे ना, वो ही रास्ता क्या कहलाता था? रेशम मार्ग या सिल्क रूट। और जो हमारा चैप्टर नंबर आई थिंक 8 है, 7 या 8 में मैप भी दिया गया है सिल्क रूट का, ठीक है, वो देख लेना ध्यान से, बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को भी क्या ये भेजते थे एज अ गिफ्ट। और करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच में ये रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन सा बन गया। और ये वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे बेचते थे। क्यों? क्योंकि चाइना से इसे लाने में ना एक तो लंबा रास्ता और ऊपर से थोड़ा सा दुर्गम, मतलब कठिन था। पहाड़, रेगिस्तान, जाने कैसे कैसे
प्रॉब्लम्स उनको फेस करके तब जाके वो कपड़े रोम तक पहुंचाते थे चाइना से। और भाई जिसके राज्य से जा रहा है वो यात्रा शुल्क भी तो लेगा, वो भी दो अब उसे, ठीक है। और एक मैप में ये बताया भी गया है कि सिल्क रूट कौन कौन सा था, वो मैंने आपको बता दिया है, देख लेना। और कुछ शासक इसके बड़े हिस्सों पे अपना कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पे जो भी बिजनेसमैन यात्रा कर रहे होते थे उन्हें उनसे कर, शुल्क और तोहफे के ज़रिए क्या प्रॉफिट मिलता था। और ये लोग बदले में क्या देते थे भाई, जो लुटेरे होते थे उनसे प्रोटेक्शन देते थे इन्हें, ठीक। सिल्क रूट पर कंट्रोल करने वाले शासकों में कुषाण सबसे फेमस थे और करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था, ठीक है। पेशावर और मथुरा पॉइंट टू बी नोटेड, इनके दो मुख्य शक्तिशाली पावरफुल सेंटर्स थे और तक्षशिला भी इन्हीं के अंडर में आता था। इन्हीं के शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कौन थे? कुषाण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए? कुषाणों ने। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका यूज़ किया करते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया और एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जो कि हिस्ट्री में आज भी पढ़ा जाता है। इसे एकत्र होकर विद्वान विषयों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते थे और बुद्ध की जीवनी, बुद्धचरित के रचनाकार अश्वघोष, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अश्वघोष किसके दरबार के कवि थे? कनिष्क के दरबार के कवि थे। और अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। अब भाषा चेंज हो गई। पहले बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी मानी जाती थी? प्राकृत भाषा, डोगो की भाषा, बट अब ये संस्कृत में लिखना शुरू हो गए थे। और सबसे क्रूशियल पॉइंट, महायान बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का क्या हुआ? विकास। और इसकी दो स्पेशलिटी थी। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दिखाई जाती थी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, बट अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। मतलब कि जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा विरोध किया था महात्मा बुद्ध ने, अब वही काम होने लगा, मूर्ति पूजन शुरू हो गया। इनमें से मोस्टली मथुरा में और कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा चेंज बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। दूसरा चेंज क्या था? बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। ज्ञान प्राप्त हुआ, एकांतवास मतलब अकेले रहना। लेकिन वे ऐसा करने की बजाय लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही चले गए। मतलब जो पहले के बोधिसत्व थे वो क्या सोचते थे कि हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, अब हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। साइड में एक एकांत में जाके वो ध्यान लगाते थे। बट अब क्या होता था? ज्ञान प्राप्त हुआ मतलब जिस संसार से दूर जाने के लिए उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, अब उसी संसार में वो वापसी आ जाते थे, ये बोल के कि हमें लोगों को ज्ञान देना है। फिर धीरे धीरे पूरे सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, चाइना और बाद में कोरिया में भी और जापान तक ये क्या हुआ? फैल गया, ठीक। मतलब जहाँ से बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ भारत से, वहाँ को छोड़कर जहाँ पर फैला वहाँ आज भी है। और भारत में बौद्ध बहुत मुश्किल से, पता नहीं है भी या नहीं। और बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बहुत हुआ, ठीक। जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोद दी गई, ठीक है। कुछ गुफाएं राजा रानियों ने बनवाई, कुछ व्यापारियों और कृषकों ने। कृषक मतलब जो रिच होते थे,
जो धनी होते थे। ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास और दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इनसे जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ठीक, ऐसा हो सकता है या ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे। और बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। और एक यहाँ पर फैक्ट दिया गया है, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में कहीं ज़्यादा फेमस था। और ये है कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में। कभी मौका मिले तो जाना, हमें मिला तो हम भी जाएंगे। और यहाँ पर अब एक वर्ड आता है तीर्थयात्री। तीर्थयात्री किसको बोलते हैं? वे स्त्री पुरुष जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पर जाते हैं और वहाँ प्रार्थना करते हैं। इसी तरह फाशियन काफ़ी फेमस है, जो करीब 1600 साल पहले आया था। और श्वेनसांग, इसको ह्वेनसांग भी बोलते हैं, 1400 साल पहले इंडिया आया था और करीब उसी के 50 साल बाद इत्तिसिंग आ गया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इसमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई मुश्किलों का भी जिक्र किया है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे उन्हें। और जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले भी गए थे। और यहाँ पर ये फाशियन चाइना वापस कैसे लौटा, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, बट यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। श्वेनसांग भूमार्ग से मतलब सड़क से होके चाइना वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ और 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपि एकत्र की थी। वह इन्हें ना 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। और इसमें से जो 50 पांडुलिपियाँ थी वो तो तभी खो गई जब वो सिंधु नदी पार कर रहा था और उसकी नाव उलट गई थी। और बाकी का जीवन उसने इनका ट्रांसलेशन, उनका अनुवाद जो चाइनीज़ लैंग्वेज है ना, मैंड्रिन, उसे में करने में इसने अपनी ज़िंदगी लगा दी। जी, नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। श्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में था अध्ययन किया। उन्होंने नालंदा को इस तरह से लिखा कि यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों को वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं और जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, कन्वर्सेशन, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं और नए आगंतुकों मतलब मेहमानों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं और उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल के मतलब जो गेट कीपर्स होते हैं उनकी क्वेश्चंस का सही आंसर दे दें। और मैंने इतना सुना है कि अगर नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारे सही होते, स्पेशली नालंदा, तो आज के टाइम में जो इंडिया की पोजीशन है ना पूरे वर्ल्ड में, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर होती। इतना ज्ञान था नालंदा के विश्वविद्यालय में। जी, भक्ति की शुरुआत, मतलब यहाँ पे थोड़ा हिंदू धर्म के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई कि देवी देवताओं का पूजन। इसमें क्वेश्चन शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी और भक्ति उसी समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो या गरीब, उच्च जाति का हो या नीची जाति का, चाहे स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में की गई है।
भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश दिया, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। और पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। और एक यहाँ पर इमेज दिखाई जा रही है, ये भगवान विष्णु के वाराह अवतार की इमेज है। और इसमें ये माना जाता है कि जब हमारी धरती डूब गई थी तो भगवान श्री विष्णु ने वाराह अवतार लेकर पृथ्वी को बचाया था। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर मतलब शो ऑफ के साथ पूजा करने के बजाय ईश्वर के प्रति सच्ची लगन, ठीक है, और व्यक्तिगत मतलब खुद ही पूजा, मतलब ये नहीं है कि भाई आप कहीं जा रहे हो स्पेशल कोई बड़े बड़े आयोजन कर रहे हो, नहीं, घर में ही बैठो और अपने मन से भक्ति करो। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का ये कहना है, ये मानना है कि अगर आप आराध्य देवी या देवता को सच्चे मन से पूजते हैं तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिस रूप में भक्त उसे देखना चाहते हैं। और इसके लिए एक श्लोक भी फेमस है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोरत दिन देखी तैसी। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी हो सकते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिल गई, कलाकार देवी देवताओं को ही एक से एक बढ़कर खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ ये है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है, मतलब अंतरात्मा से रिलेटेड कोई संबंध है, कोई रिलेशन है। और भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवान अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है। और इस चीज़ के लिए एक बहुत फेमस किस्सा भी है श्री कृष्ण और सुदामा का। दोनों फ्रेंड्स थे और श्री कृष्ण ने काफ़ी कुछ फिर सुदामा को दे दिया था बाद में। देवी देवताओं का स्पेशल सम्मान होता था, स्पेशल रिस्पेक्ट होती थी, इसलिए इनकी मूर्तियों को एक स्पेशल जगह पे रखा जाता था और है भी। और उस जगह का नाम क्या है? मंदिर। और बाकी कुछ हम मंदिरों के बारे में चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस करने की। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। और यह शब्द अरबों तथा ईरानियों ने उन लोगों के लिए यूज़ किया था जो सिंध नदी के पूर्व में रहते थे। यह शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। और यहाँ पे अन्यत्र मतलब कुछ अलग में यहाँ पे ईसा मसीह के बारे में बताया गया है। ईसाई धर्म कैसे उदय हुआ इस बारे में बताया गया है। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था और उस समय ये रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उन्होंने संसार को उद्धारण करने के लिए, उन दूसरों को प्यार देने के लिए, विश्वास करने के लिए और यहाँ पे ये वाली चीज़ें इन्होंने कही थी। और एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलता है कि केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। सीरियसली केरल में आज भी जगह जगह पर चर्चेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में जाओ तो छोटे बड़े मंदिर आपको मिलते ही रहते हैं, ऐसे ही साउथ इंडिया में स्पेशली केरला की मैं बात आपको बता रही हूँ, वहाँ पे छोटे छोटे चर्च आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। जैसे नॉर्थ में मंदिर मिल जाते हैं छोटे छोटे या बड़े बड़े ऐसे करके। और ये रही यहाँ पर ये टाइमलाइन, रेशम बनाने की कला, चोल, चेर, पांड्य, रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग और कुषाण शासक के बारे में, फाशियन के बारे में, शेनसांग वगैरह के बारे में यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और रेशम मार्ग
अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब।